इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ वक्त चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की प्रेस वार्ता। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरे नेहरू गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा अपनी कई विदेश यात्राओं के बारे में देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी नहीं बताते थे राहुल गांधी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में की बड़ी घोषणा। कहा नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर के फाइनल असाइनमेंट को मिली मंजूरी। राज्य में निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मनरेगा में किए जा रहे बदलावों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मनरेगा को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप को बनाए रखने की उठाई मांग। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। 23 चोरी की बाइक की आरोपी से बरामद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरे नेहरू गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला है। पटना में नितिन नबीन ने एक कर नेहरू गांधी परिवार के शासनकाल की याद दिलाई और बताया कि किस तरह से उनके शासनकाल में विदेशी ताकतों के साथ समझौता कर लिया गया था। राहुल गांधी को नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बताते हुए नितिन नबीन ने कहा कि उन्होंने अपनी कई विदेश यात्राओं के बारे में देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी नहीं बताया था। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देश के युवाओं को भटकाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। कंप्रोमाइज स्टोरी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता को कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है, मैं उसकी जानकारी थोड़ा आपसे साझा कर रहा हूं। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। ये जो पूरा कांग्रेस परिवार का कंप्रोमाइज मिशन रहा है, इसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं। पंचशील की आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई, ये हम सब ने देखा है नेहरू का कंप्रोमाइज मिशन। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर, जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। आइए राजीव गांधी के कंप्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रक्षा सेवा में किस प्रकार से अपने उस डील को पर्सनल बैंक अकाउंट को मजबूत करने का माध्यम बनाया गया। बोफोर्स घोटाले में स्वीडिश जांच के लिए किस प्रकार से उसको रोकते हुए अपने मित्र के लिए
कोटोरोची को बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। हम लोगों ने देखा कि भोपाल गैस कांड में हजारों भारतीयों के हत्यारे वोरेन एडरसन को राजकीय विमान से सुरक्षित देश से बाहर करना आखिर इस कंप्रोमाइज मिशन का कहानी को ही न बताता है। और इसके बाद सोनिया गांधी जी का, जिनका पूरा राजनीतिक अगर आप देख सकते हैं तो 2004 से 14 के बीच में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सुपर पीएम बनकर समांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन करना निश्चित रूप से कंप्रोमाइज पीएम का मिशन जो कांग्रेस का था उसको पूरा कर रही थी। और आप उसी कालखंड में आपको ध्यान में होगा राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार और जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से फंडिंग कराना, किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये काम किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा गुप्त समझौता किया गया, निश्चित रूप से ये उनके कंप्रोमाइज मिशन की झलक है। अब आते हैं जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी। 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से साकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर पूरे कांग्रेसियों की जो अराजकतावादी मानसिकता को राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिखता है कि राजनीति की जो कंप्रोमाइज एटीट्यूड रहा है उनका, पहले देश की हितों को कंप्रोमाइज करना, देश की राजनीतिक दिशाओं को कंप्रोमाइज करना, और मैं तो कहता हूं कि बड़े पैमाने पे जो युवाओं का एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ने की बात आती है, जो देश आज सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ खड़ा है, उस युवाओं को भी गलत रास्ते पर भटकाने का काम कोई कर रहा है। तो ये सोनिया, राहुल और जो कंप्रोमाइज मिशन के तहत चल रहा है भारत के लिए, वो निश्चित रूप से हम सबको सचेत होने की बात है। और मैं तो मानता हूं कि भारत की जनता इनके कंप्रोमाइज मिशन को समझ चुकी है। ये देश के हितों के साथ कोई भी समझौता कर सकते हैं, इसके लिए देश की जनता उनको अभी आने वाले समय में भी सजा देगी, तब जाके इनको समझ में आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम को फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले नमो भारत RRTS कॉरिडोर के फाइनल एलाइनमेंट को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही कहा कि योजना को लागू करने वाली एजेंसी NCRTC को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस 64 किलोमीटर के कॉरिडोर में से 52 किलोमीटर हरियाणा में है। इसके साथ ही ये कॉरिडोर राज्य में निवेश और रोजगार की दिशा में एक अहम कदम भी साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित
और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का, और यहाँ की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो आरआरटीएस और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है, और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58-61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी, यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एनआईटी क्षेत्र हो चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही इसकी डीपीआर पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। जहां राज्य में प्रतिदिन हत्याएं, दुष्कर्म हो रहा है, इससे पता चलता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार उन्हें पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी इस मौजूदा सरकार में राज कर रहे हैं। सरकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, दिन प्रतिदिन जो है क्राइम में इजाफा हो रहा है। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, डेली गोलियां चल रही हैं। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है।
लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप देखिएगा, आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोगों को देना पड़ा। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद का आईना तो देखें कि उनके शासन काल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। पीछे करो भाई। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त तो हो ही गया है। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है पूरा तरीके से। मंत्री अमित शाह आए हुए हैं सर, 3 दिन का दौरा है उनका, सीमांचल में रहेंगे सर, क्या कहेंगे? कौन? गृहमंत्री अमित शाह। इसमें भाई सब बंगाल के चुनाव को देकर के सब बातें की जाती है। पहले झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल। इनका देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प जो है जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ डाल दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही बीजेपी की तरफ से मनरेगा में किए जा रहे बदलावों को लेकर भी अपना आक्रोश जताया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले मनरेगा को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में बनाए रखने की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा और बैरिकेडिंग भी की गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड धकेलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर ली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज जिला मुख्यालय कोरबा में कलेक्ट्रेट का घेराव का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी सांसद भाभी जी, ज्योत्सना महन जी और सभी पूर्व विधायक, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संगठन के सभी लोग, ग्रामीण और शहर के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। और सब लोगों की हमारी ये मांग है कि जो मनरेगा का कानून कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीण अंचल में मजदूरी का रोजी रोटी का बहुत बड़ा साधन था, जो इन्होंने बंद कर दिया। मनरेगा को बंद करके इन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश में कि महात्मा गांधी जी के नाम को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश का पूरा विपक्ष इस पक्ष में है कि मनरेगा को पुनः लागू किया जाए, वापस पुनः स्थापित किया जाए, ताकि मजदूरों को, किसानों को, ग्रामीणों को, जो ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं, उनकी रोजी रोटी चल सके। क्योंकि इन्होंने कानून को बदला नहीं, इसको कानून को खत्म किया है और महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं, और हम लोग इसको मिटने नहीं देंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के लिए प्रस्थान किए थे। उनको एक निश्चित जगह पर रोका गया, जहां तक उनको आने की इजाजत दी गई थी। वहां वो आकर अपनी बातें रखे प्रशासन के सामने, उन्होंने ज्ञापन दिया है और अपने जो आंदोलन को खत्म किया। किसी प्रकार की कोई यातायात नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं। जहां तक उनको परमिशन दिया गया था वहां तक वो लोग पहुंचे थे। और लेयर क्रॉस करता है जहां पर हमने बैरिकेड लगाया था, जहां तक उनको आने का हमने परमिट किया था, वहां तक आए थे। अपनी बात प्रशासन के पास उन्होंने रखा है, अपना ज्ञापन दिया है और यहाँ से वापस चले गए। आज कलेक्टर घेराव करने आए थे और आपको ज्ञापन देते हुए क्या कहे उन्होंने? मनरेगा के नाम परिवर्तन के विरोध में अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक धरना प्रदर्शन देते हुए अभी कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम रखा गया था और उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, उनको ले लिया गया। किस मैटर में ज्ञापन दिए हैं और क्या मांगे उनकी? मनरेगा का नाम परिवर्तन विरोध। गुजरात के वलसाड़ जिले के वापीछरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत बेहद ही खराब बताई जा रही है। केंद्रों के आसपास कचरा फैला है और छोटे बच्चे उसी माहौल में खेलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है
कि महानगर पालिका बढ़ने के बाद भी सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वापी नगर पालिका के विपक्ष नेता खंडू गुलाब पटेल ने कहा कि इस संबंध में महानगर पालिका को लिखित शिकायत दी जाएगी। अगर उसके बाद भी साफ सफाई नहीं हो पा रही है तो आगे हम और भी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं डॉक्टर राजीव पांडे ने भी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द सफाई कर बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अवनीश शर्मा। मैं अभी खड़ा हूँ आंगनवाड़ी केंद्र छीरी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। मेरे बगल में ये बोर है जो बोर करके गए हैं और ये आंगनवाड़ी है। यहाँ पर आप गंदगी देख लीजिए किस प्रकार है। ये महानगर पालिका के दायरे में आता है और जो कि अभी हमारे नाना मंत्री साहब ने अच्छा खासा बजट पेश किया है, उसके बाद यहाँ महानगर पालिका है और उसके पीछे आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ गंदगी है। आजू बाजू में हम दिखाएं तो यहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे वो खेल रहे हैं और ये इस तरह की सफाई और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। पैसा होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा और सिर्फ आपको दिखाएं तो ये स्थिति है। आप ग्राउंड लेवल की आप ये देखिए। अभी हम आपको लेके चलते हैं दूसरे वाले आंगनवाड़ी में। इसी तरह हम आपको कई आंगनवाड़ियों का रहस्य दिखाएंगे, आप देखते रहिए। मेरा नाम खंडू भाई गुलाब भाई पटेल, वापी नगर पालिका विपक्ष नेता। वापी महानगर पालिका अभी हो गई है और पहले म्यूनसिपालिटी थी वापी। जैसे देखने जाएगा तो छीरी गांव पंचायत में ये वीडियो देखा और मैंने खुद भी आंगनवाड़ी की हालत देखी। जैसे कहा जाते हैं कि इमारत बनाने से पहले मतलब पाया मजबूत होना चाहिए। ये पाया मजबूत बोलेगा तो आंगनवाड़ी जो बच्चे पढ़ते हैं वो उसका पाया रहता है। जैसे पाया ही एकदम कमजोर रहेगा तो बिल्डिंग टिकेगी कहाँ से। वैसी हालत है बच्चे लोग की है। जैसे बीमारी से माहौल बना रहा है, मतलब बच्चे जैसे पढ़े या बीमारी में ही पूरा डूबा जाए। तो इस हालत में मतलब आंगनवाड़ी की हालत देखा जाएगा तो हर आंगनवाड़ी की, जैसे वापी महानगर पालिका में तो बहुत आंगनवाड़ी है तो भी मतलब जैसे छीरी पंचायत की मतलब ये 4, 5, 6 आंगनवाड़ी की हालत देखी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब महानगर पालिका उसमें कुछ मतलब में शून्य है और जीरो है, जैसे काम ही नहीं कर रही है। खाली मतलब दूसरा ही बजट पे उन लोग देख रहे हैं। आज हमारा मंत्री हमारा कन्नू भाई केंद्रीय मंत्री ने उसने बजट भी मतलब मंजूर किया है। तो खाली बजट मंजूर करके दिखाना ही है कि मतलब समझो काम करना है या काम करवाना है। तो हम तो ऐसा लगता है कि आंगनवाड़ी के बच्चे इसी तरह मतलब में जब पाया ही कमजोर रहेगा तो मतलब इमारत बन नहीं पाएगी और टिक भी नहीं पाएगी। तो ये वापी महानगर पालिका मेरे ख्याल से बच्चे लोग की आने की पीढ़ी आ रही है, पीढ़ी वो कमजोरी हालत में, क्योंकि बीमारी से हर जगह कचरा, हर जगह गंदगी और बाजू में देखा आंगनवाड़ी में अंदर कचरा, तो कचरे में ही पड़ेंगे और वैसे बीमारी की हालत में मतलब ये पूरा मेरे ख्याल से मतलब हमारा वापी महानगर पालिका के बच्चे लोग पढ़ नहीं पाएंगे और आने का भविष्य मतलब दिख नहीं रहा है। सर जैसे अभी महानगर पालिका आ गया तो अभी तक नगर पालिका जो नगर पालिका महानगर पालिका बना उसके बाद वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे छोटे छोटे वहाँ पढ़ते हैं तो कई आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आप कुछ करने वाले? अगर मतलब मैं महानगर पालिका से ये कामगिरी जल्दी से जल्दी ना हो पाए और साफ सफाई ना होए तो हम वापी महानगर पालिका को मतलब में एक आवेदन पत्र देंगे और मतलब में ऐसा होगा तो आवेदन पत्र देने के बाद भी नहीं होगा तो हम चक्का जाम करेंगे और मतलब में ऐसा होगा तो तालाबंदी का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये बच्चे लोग का सवाल है और आने वाली पीढ़ी का सवाल है। क्योंकि आजू बाजू भंगार वाला जो विस्तार है उनका भी पूरा कचरा वहीं डाला जाता है और अभी तक वो नहीं उठा है या उठा नहीं रहे महानगर पालिका। उसमें महानगर पालिका हर कॉन्ट्रैक्ट हर भंगार वाले के स्क्रैप वाले के पास वेरा भी वसूल करती है, कचरा का भी वसूल करती है, उठाने का भी वसूल करती है। तो मतलब इन लोग आंख बंद करके काम कर रहे हैं क्या? मजदूर को खाली फ्री में पगार देते हैं क्या? वो मतलब में हम अगर जो ये तात्कालिक निर्णय नहीं लेंगे तो हम वापी महानगर पालिका को आवेदन पत्र देके हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब उसको तालाबंदी का भी प्रोग्राम करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजीव पांडे है और मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा इंचार्ज हूँ। जो आंगनवाड़ी है उस पर हम लोग गए थे, पूरा हम लोगों ने एक ग्रुप बना के हम लोग वहाँ पे गए थे। हमने उसकी वीडियोज फुटेज भी बनाए थे और आप उस जगह पे गए होंगे, आप देखेंगे कि इतनी बुरी स्थिति है जिसका अंदाज़ा ही नहीं आता। 3 बार का जो सरपंच है, 2 बार का सरपंच है, सरपंच के वो पंचायत ऑफिस से 4 कदम की दूरी पे है। मंत्री श्री के वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं,
इतनी बुरी स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य ये जोक है कि ना तो वहाँ कॉर्पोरेटर के परिवार वाले पढ़ने वाले बच्चे जाने वाले हैं, ना तो किसी सभ्य का, ना तो सरपंच का। इतनी बुरी स्थिति है कि मैं बता नहीं सकता। उसे एकदम गंद मचा रखी है वहाँ पे, न पानी की व्यवस्था, न टॉयलेट की व्यवस्था, न कुछ। अब सोचिए वो आंगनवाड़ी नौनिहालों का विषय है और इतनी बुरी करके रखी है कि आप सोचिए मत। और इस बार के बजट में प्रोविज़न किया अपग्रेड करने का, नए खोलने का। अरे भैया जो खोले हो वो तो चला लो ठीक से, वो तो तुमसे चल नहीं रहे हैं। 4 कदम पे मंत्री का कार्यक्रम होता है और मंत्री को नहीं पता कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। आप घूमो तो सही, राजा भी भेष बदल के प्रजा के बीच जाते थे, आप तो मंत्री हो और आप बजट में प्रोविज़न करते हो और जो पहले बजट में चल रहा है आपको पता ही नहीं। इतनी बुरी स्थिति है कि आप मतलब क्या बोला जाए, एकदम गंद जो बोलते हैं ना, वाकई गंद मचा रखी है। तो महानगर पालिका आने के बाद भी ऐसा कुछ वहाँ हो नहीं रहा। जैसे ग्राउंड देखा जाए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ कचरा है, उसके बारे में आपकी पार्टी और आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग तो इसको बड़े स्तर पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्तर पे, क्योंकि हमारी पार्टी है खास करके वो आम आदमी की बात करती है, सामान्य आदमी की बात कर रही है। आंगनबाड़ी एक आम आदमी का विषय है। इसमें कोई सौरभ सोसाइटी में रहने वालों के बच्चे नहीं जाएंगे, इसमें कोई शांति नगर के रहने वाले बच्चे नहीं जाएंगे, इसमें पॉश एरिया के बच्चे नहीं जाएंगे। इसमें अति सामान्य रिक्शे वाले का बच्चा, जो पानी पूरी बेचता है उसका बच्चा, वो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं बुनियादी सहयोग मिलता है बच्चों के शिक्षण में। तो है ही नहीं बिल्कुल। सर कारण क्या हो रहा है कि जो आंगनबाड़ी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, उसके बारे में कुछ? कारण यही है कि सबके अंदर जो है ना, भय का वातावरण ही खत्म हो गया है। सैया भय कोतवाल अब डर काहें का। जब मंत्री को नहीं चिंता है, संतरी को नहीं चिंता है, कॉर्पोरेटर को नहीं चिंता है, सभ्य को नहीं चिंता है, तो कौन पूछेगा? और गरीब आदमी की सुनता कौन है आजकल? वो जो बच्चे जाते हैं, आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिएगा, वो है ही नहीं बेचारे सक्षम की कंप्लेन भी कर सके। उनको जो मिल रहा है वो मान के चल रहे हैं कि बस। सर आपकी पार्टी के द्वारा क्या किया जाएगा? निश्चित तौर पे पहली बार हम लोग गए, पूरा टीम बना के वहाँ पे गए, देखा और इस मुद्दे को बिल्कुल हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और इस पर अपन चिट्ठी या जो भी पत्राचार करना होगा वो तो करेंगे ही। और आपके माध्यम से भी अगर मंत्री तक या बाकी लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि अपना परिवर्तन आवाज़ उठाना नहीं है, आप चेंज हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए उसका बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है और गंद में अपने बच्चे को वो रोज भेजता है। सोचिए उसकी लाचारी और मजबूरी कितनी रही होगी, आप ये किसी में सोचिएगा। हजारीबाग में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोकला में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान सतीश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर कुल 23 चोरी की बाइकें बरामद की गई। आरोपी मास्टर चाबी से विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी करता था। इस संबंध में बड़कागांव थाना कांड संख्या 27/26 दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घट रही थी और शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी। इसके आधार पर हजारीबाग पुलिस की एक एसआईटी की टीम गठन किया गया, जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को रोकथाम, उत्भेदन और बरामदगी की दिशा में कार्रवाई कर सके। इसमें एसआईटी की टीम द्वारा एक सतीश प्रजापति, जो कि ग्राम नापोखला थाना बड़कागांव क्षेत्र का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके आधार पर इसने अपने गिरोह के अन्य 4-5 व्यक्तियों का भी नाम बताया है और उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने कुल 23 की संख्या में मोटरसाइकिल की बरामदगी की है, जिसमें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 14 है, पैशन प्रो 3 है, अपाची 2 है, पल्सर मोटरसाइकिल 2 और ग्लैमर मोटरसाइकिल 2 है। साथ ही इसके पास से एक मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। उस आधार पर हम लोग तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस छापामारी टीम में एसडीपीओ पवन कुमार जी थे और इंस्पेक्टर ललित कुमार थे, थाना प्रभारी बड़कागांव कृष्ण कुमार गुप्ता, साथ ही बड़कागांव थाना के अन्य पदाधिकारीगण, डाडेकला ओपी के प्रभारी का भी इसमें हाथ शामिल रहे हैं, वो भी छापामारी दल में। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसकी निशानदेही पर जिस व्यक्तियों का नाम और गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम उसने बताया है, इस आधार पर हम लोग और फर्दर छापामारी करेंगे और भी मोटरसाइकिल बरामदगी की संभावना है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए।
वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।